हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दीवारें अब पर्दों की तरह हिलने लगी है, लेकिन शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हाथ हिलाते हुए हंगामे खड़े करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये थी कि हर एक बुनियाद हिलनी चाहिए। दोस्तों, इसी सुविचार के साथ मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। और दोस्तों, कहते भी तो हैं, जुनून और मेहनत लगन के साथ जो काम को किया जाता है उसी मुकाम को वह जल्द से हासिल करता है। और दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां कुछ ऐसी ही जुनून और शख्सियतों की बात करती है, जहां पर युवा आज नई पीढ़ी को संजोए हुए हैं और एक नए जोश के साथ हर एक शुरुआत को तैयार हो जाता है। और जो आज खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और उन्होंने अपने जीवन में इतने संघर्ष किए हैं जिसके साथ साथ वो आज उस मुकाम पर हासिल किए हैं। दोस्तों, मिलकर स्वागत करते हैं आज हमारे खास मेहमान का। सुनील प्रसाद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, जो वर्तमान में रामगढ़ एसीपी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है धरती धुरारी के खास। बहुत शुक्रिया, नमस्कार सर। कैसा लग रहा है इस दूरदर्शन परिवार का हिस्सा बनकर? देखिए, बचपन से दूरदर्शन के प्रति और आकाशवाणी के प्रति हम सब की आसक्ति रही है और आज मैं उसका हिस्सा हूं, यह सोच के ही मुझे बहुत खुशी हो रही है और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जी सर, बातें तो आपसे बहुत करनी, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक इंसान बहुत ऊंचाई पर होता है, लेकिन उसका बचपन जो है वो हमेशा याद रहता है। बालपन कैसा रहा आपका? बचपन में किस तरीके से आपने अपने जीवन को जिया है? देखिए, बचपन की तरह ही बीता है और मेरा मानना है कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इसमें वेरिएशन रहता है, लेकिन इंसान जब पैदा होता है तो वो स्वाभाविकता लिए पैदा होता है। ईश्वर उसको बहुत नेचुरल पैदा करते हैं। बाद में अमीरी गरीबी की दीवार खड़ी हो जाती है और कुछ मुश्किलें होती है। मेरा बचपन भी ठीक वैसे ही बीता है जैसे आम हिंदुस्तानी का बीता है। बहुत गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ और सरकारी स्कूल में पले बढ़े। मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से हम लोग गांव में खेत में अपने पिताजी के साथ जाते थे, खाना लेके जाते थे और सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई की है। अभाव में जिंदगी जी है, परंतु दावे के साथ कह सकता हूं कि अभाव चाहे जितना था, लेकिन मस्ती पूरी थी और बचपन में जो चीजें होनी चाहिए, खुशियां, वो बहुत थी, जो आज कहीं गुम होता दिखता है। स्कूल हम बात करें स्कूल में, क्योंकि दिखता है कि बालपन में स्कूल में बहुत मस्तियां बचपन में लोग करते हैं। आपकी बचपन के स्कूल लाइफ और कैसी रही? देखिए, सरकारी स्कूल में माहौल की बात करना बेमानी है, क्योंकि कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में सरकारी स्कूल की एक जैसी ही व्यवस्था होती है और उसी व्यवस्था में हम लोग पल बढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पढ़ाई में थोड़ी सी व्यवस्था चरमरा जाती है सरकारी स्कूलों में, लेकिन अनुशासन में कोई कमी ना थी। और मुझे अब भी याद है कि हम लोग जरा सा लेट हो जाते थे, देर हो जाती थी स्कूल जाने में, तो हमारे जो गुरुजी थे उनकी बड़ी मार पड़ती थी। परंतु आज के जमाने में ये सब तो बहुत सपने जैसी चीज है। आजकल तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और इवन सरकारी स्कूल्स भी हैं, उसमें सख्ती करना मना है और मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि अब सख्ती करने की आवश्यकता नहीं है। अब इतने मनोवैज्ञानिक तरीके आ गए हैं, इतने संसाधन हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, इतनी एक्टिविटीज है कि उसके साथ बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो मारपीट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं अपनी उस पिटाई को भूला नहीं हूं जो स्कूल में हमें प्रिय गुरुजनों से मिला है और मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ठीक वैसे ही हमें गढ़ा जैसे कुम्हार एक घड़े को गढ़ता है। उनकी पिटाई को मैं शत-शत नमन करता हूं और ऐसे गुरुओं की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। देखिए दर्शकों, गौरवान्वित सब महसूस करते हैं जब सरकारी विद्यालय में आप पढ़ते हैं, तो देखते हैं कई बड़ी शख्सियतें हैं जो सरकारी विद्यालय से पढ़कर निकलती है। तो वाकई में अध्यापकों के प्रति और स्कूल के प्रति हमेशा आपको गौरवान्वित रहना चाहिए, आप किसी भी मुकाम पर हो। सर, स्कूल की तो बात रही, आप बिहार से आपका बिलोंग है। स्कूल के बाद कैसे आपका कॉलेज में प्रवेश रहा और किस तरीके से आपने उस परिवेश को छोड़कर राजस्थान में प्रवेश किया? देखिए, बड़ी लंबी यात्रा है, लेकिन
एक बात मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हम लोग स्कूल में जाते थे जी। तो उस जमाने में बहुत कम बच्चों के पास स्कूल बॉक्स हुआ करता था और हमने भी काफी जिद की थी कि हमें भी स्कूल बॉक्स दिया जाए, पर वो मिला नहीं और आज तक उस बात की टीस रहती है कि हमें स्कूल बॉक्स नहीं मिला। पर मैं समझता हूं कि शायद वो यादें ताजा करने का एक साधन भी है कि वो नहीं मिला तो आज भी मैं उस बात को याद करता हूं और अपने वजूद से जुड़ा रहने की कोशिश करता हूं। कमियों की वजह से भी कई बार कई अच्छी चीजें याद आती है और आज भी मुझे स्कूल की सारी चीजें याद है। स्कूल से जब चूंकि बिहार से मैं संबंध रखता हूं, मेरा बचपन बिहार में बीता है, तो वहां पे 10th के बाद ही कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाती थी। अब तो वहां भी 10+2 स्कूल में ही पढ़ाई हो रही है। तो उस वक्त वहां जो पढ़ाई होती थी 12th में, उसको इंटरमीडिएट बोलते थे, इंटर। तो 10th के बाद ही हमने कॉलेज में कदम रख दिया था और वो मेरा पहला वाकया था जब हम गांव से शहर गए थे। पर शहर बहुत दूर नहीं था, हम रोज पैदल जाते थे 7 किलोमीटर और पैदल आते थे। देखिए, किसी बात का रंज और गम नहीं था और ये जहन में भी नहीं था कि पैदल जाना और आना कोई मुश्किल काम है। आज ऐसा करना आम बच्चों के लिए तो संभव नहीं है। अब भी बहुत से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं और मैं यही कामना करता हूं कि वो संघर्ष ना करें, उनको ईश्वर और प्रशासन और सरकार इतनी सुविधाएं दे कि वो सुविधापूर्वक वहां पहुंच सकें। लेकिन हमारे जमाने में बहुत आसानी से हम 7 किलोमीटर पैदल जाते थे और 7 किलोमीटर पैदल आते थे कॉलेज तक। और 12th के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में मेरा पूरे यूनिवर्सिटी में मेरा अच्छा स्थान आया था। तो उसके बाद मैंने पटना कॉलेज पटना में एडमिशन लिया BA ऑनर्स में और वहां से मेरी यात्रा कॉलेज की शुरू हुई सही मायने में, जब मुझे गांव छोड़ के, घर छोड़ के, माँ की गोद छोड़ के, आंचल छोड़ के मुझे जाना पड़ा। मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है वो रात जब हम अपनी माँ के आंचल से पहली बार दूर हुए थे। मुझे लग रहा था कि मैं रात को ही चला जाऊं और हुआ भी यही। सुबह होते ही अहले सुबह जो मुझे सबसे पहली गाड़ी मिली उसको पकड़ के वापस मैं गांव आ गया था। लेकिन माँ की ममता से दूर कभी कोई बच्चा होता नहीं है। वो मेरा एक क्षणिक ऐसा आवेश आया था कि मैं भी तुरंत जाऊं और मैं चला भी गया। लेकिन बाद में मैं फिर पटना गया और वहां से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई पूरी की और फिर वहीं से राजस्थान के कुछ लड़के थे जो वहां पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती निकली है और फिर हमने ये एग्जाम दिया और यहाँ आ गए। जी सर, प्रशासनिक सेवाओं के अलावा आपका साहित्य से बहुत जुड़ाव है। साहित्य की कई आपने रचनाएं की है, कई किताबें आपने लिखी है। कैसी यात्रा रही, किस तरीके से आपने बैलेंस किया कि एक तरफ से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, एक तरफ से आप अपने साहित्य की यात्रा को जारी रखोगे? कैसे आपने इसको? देखिए, बड़ा सवाल है और कुलदीप जी, सच में कहूं तो प्रत्येक पुलिसकर्मी की जिंदगी में साहित्य है। शब्दों के माध्यम से वो लिख नहीं पाते हैं, परंतु मेरा अपना मानना है कि अपने कर्म के माध्यम से हर पुलिसकर्मी साहित्य की साधना करता है। साहित्य की साधना भी यही है कि आप समाज, देश, जनता की समस्याओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से सामने लाएं, उनके सामने लाएं और न केवल समस्याएं, ऐसे बहुत से हिंदुस्तान में नामचीन लेखक, शायर रहे हैं, कवि रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ समस्याओं को आगे करने की कोशिश की है। माफ कीजिएगा, मैं उनका समर्थक तो नहीं हूं, पर अभी दुष्यंत साहब की आपने रचना सुनाई। ऐसे अनेक कवि और शायर हिंदुस्तान में रहे हैं, लेखक रहे हैं और प्रेमचंद से बड़ा उदाहरण और कौन हो सकता है, जिन्होंने आम जीवन में उठने वाली समस्याओं को, आम जनता की समस्याओं को, रूढ़ियों को, परंपराओं को न केवल लिखा, उसका समाधान भी प्रस्तुत किया। तो मैं भी समझता हूं कि हम लोग समाधान ही पुलिस में प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं उसको शब्दों में भी ढाल देता हूं। इसलिए मैं
उस श्रेणी में आता हूं कि लोग कहते हैं कि आप कवि और लेखक हैं। मैं कवि और लेखक तो नहीं हूं, पर कोशिश करता हूं। लेकिन सर देखते हैं कि पुलिस के जब हम कार्य करते हैं तो एक स्ट्रेस भरी जॉब भी कही जाती है। लोग सोचते हैं कि इसमें समय नहीं मिलता है, तो आप कैसे इस समय निकाल पाते हैं साहित्य के लिए और उसके साथ साथ आप अपना काम भी, क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस की नौकरी 24 घंटे की होती है, उसमें से आप कैसे परिवार को समय दे पाते हैं, कैसे अपने साहित्य का काम कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपने परिवार का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनके हिस्से की जो अवधि है, उनके हिस्से के समय की चोरी करके ही मैं ये सब करता हूं। तो अगर सबसे ज्यादा किसी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए तो वो मेरे परिवार को ही है, क्योंकि जब मुझे वहां होना चाहिए तब मैं साहित्य साधना में होता हूं। जब मैं पुलिस में 1996 में मैं पुलिस में आया था, सब इंस्पेक्टर के तौर पे मेरी भर्ती हुई थी उस वक्त, तब मैं साहित्य से दूर था। तब चूंकि बचपन में साहित्य की रुचि मेरी थी और कॉलेज टाइम में भी मैंने कुछ रचनाएं लिखी थी, परंतु जब मैं पुलिस की नौकरी में आया तो साहित्य से मैं विरत हो गया, दूर हो गया, बल्कि अध्ययन अध्यापन भी छूट गया। लेकिन जब मैं सवाई माधोपुर मेरी पोस्टिंग हुई अभी 2019 में, तब से साहित्य साधना मेरी बढ़ गई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त मिला और कुछ मेरा किसी वजह से रुझान भी साहित्य के प्रति हुआ। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक एथलीट भी हूं और मैंने कई मैराथन किए हैं, हाफ मैराथन किए हैं, हाफ आयरन मैन किए हैं।